नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गाजीपुर में गंगा में बच्चे के मिलने के मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बक्से में मिली बच्ची का खर्च उठाएगी सरकार। फिलहाल बाल विकास केंद्र में रहेगी बच्ची। जिस मल्लाह ने बच्ची को देखा था उसे सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। जिलाधिकारी समेत संबंधित विभाग पूरी सहायता करेंगे। ये निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। असर ये हुआ कि सीएम ने खुद इसका संज्ञान लिया। निर्देश दिए कि बक्से में मिली बच्ची का सारा खर्च सरकार उठाएगी। फिलहाल बच्ची को बाल विकास केंद्र में रखा जाएगा। जिस मल्लाह ने बच्ची को देखा था उसे सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी समेत संबंधित विभाग पूरी सहायता करे, ये भी कह दिया है सीएम योगी ने। और चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल गाजीपुर में गंगा में तैरते हुए लकड़ी के बक्से में एक बच्ची मिली। लाल रंग की चुनरी में लिपटी बच्ची के साथ बक्से में देवी की फोटो और जन्म कुंडली भी थी। पर लोगों की भीड़ जुट गई। बच्चा को साइड में छोड़ दिया है ना, जो भी छोड़ा साइड में छोड़ दिया। और कुछ लोग गए वहाँ लेटरिन चाहे बाथरूम करने, तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली, तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी? वो पलाई की पेटी है। बच्ची को घर लाने वाले नाविक गुल्लू चौधरी की बहन भी इसे गंगा का आशीर्वाद मानती है। महिला का कहना है कि उनका परिवार बच्ची को पालने के लिए तैयार है। तो कोई छू नहीं रहा था उसको, तो मेरे भैया उसको ढक्कन हटा कर देखे तो उसमें बच्ची निकली। तो पूछा लोग कि बच्चा है कि बच्ची है, तो ये बोले कि लड़की है। तो हम लोग भैया दौड़ कर ले आए घर पे। तो हम लोग इसको नहलाए धुलाए, इसको अच्छे से किए, इसको पिलाए उलाए दूध। तुरंत हम अपने साथ उसको फोटो वाले से फ़ोटो निकलवाई कि मैं इसको पालूंगी पोसूंगी, उसको बड़ी करूंगी। आखिर ऐसा सोच कैसे आया आपके मन में कि बच्ची किसी और की है, लावारिस स्थिति में पाई गई है? और लेकिन हम लोग गंगा जी के नाम से मिली है ना, तो हो सकता है कि गंगा जी ने दिया होगा हम लोग को। बच्ची मिलने की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। लोगों ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पुलिस टीम नाविक के घर पहुंची और बच्ची को आशा ज्योति केंद्र ले गई, जहां मासूम का पालन पोषण किया जा रहा है। फिलहाल मासूम बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित बताई जा रही है। मामला गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के दादरी घाट का है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बच्ची कौन है, कहाँ की है, इसके माता पिता कौन है, क्योंकि अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, गाजीपुर। और गाजीपुर से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। लखनऊ से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनीष, अब क्या जानकारी है बच्ची के बारे में? आपको बता दें, ये पूरा मामला गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के दर्जी घाट का है, जहां पर ये बच्ची पाई गई थी। गंगा नदी के किनारे इसे एक बॉक्स में पाया गया था और गंगा किनारे रहने वाले एक नाविक ने सबसे पहले इस बॉक्स को देखा था। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी थी, जिसके बाद बॉक्स को खोला तो उसमें ये बच्ची मिली। बच्ची लाल चुनरी में लिपटी हुई थी। सबसे हैरत की बात यह है कि बॉक्स में देवी देवताओं के फोटो लगे हुए थे और साथ में एक जन्म कुंडली रखी गई थी, जिस पर अनुमान लगाया गया कि ये इस बच्ची की ही जन्म कुंडली होगी। इसके बाद इस बच्ची को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और सीबीसी के संरक्षण में दे दिया गया था। फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है और बच्ची जिला अस्पताल के चाइल्ड केयर यूनिट में है और उसकी हालत सही और स्थिर बताई जा रही है और बच्ची का वर्तमान में इलाज चल रहा है। जी अनामिका, प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और न्यूज़ 18 ने भी वही मुहिम चलाई इस बच्ची के लिए कि इसको न सिर्फ बचाया जाए, इसका पालन पोषण अच्छे से हो पाए, इसकी पढ़ाई लिखाई आगे अच्छे से हो पाए। और सीएम योगी ने उसका संज्ञान भी लिया और अब वही निर्देश उनकी तरफ से दिए भी गए।
और देखिए बिल्कुल जिस तरीके की घटना आई थी वाकई में चौंकाने वाली थी। हालांकि आसपास के ग्रामीणों में बहुत सारी चर्चाएं इस बात को लेकर के भी थी कि इसके पेरेंट्स कहां होंगे, किस तरीके के हालात रहे होंगे। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को कल से चलाया है और आज भी सुबह जिस तरीके से हम इसको लेकर खबर को ये प्रयास कर रहे थे कि इस बच्ची की जो जिंदगी है, जो भविष्य है, वो बेहतर हो, न्यूज़ 18 की मुहिम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है। और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि इस बच्चे का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, यानी कि जो उसका भविष्य होगा वो अब सरकार तय करेगी। जो लालन पालन है, जो पोषण है, जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा, वो सब कुछ सरकार उठाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि जिस नाविक ने सबसे पहले इस बच्चे को रेस्क्यू किया था, बक्से में से निकाला था, देखा था, अपने घर ले गया, इस बच्चे को नहलाया, धुलाया, दूध पिलाया, तो इस अनुपम व्यवहार के लिए उसको सम्मानित किया जाएगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी ऐलान किया गया कि सरकार की तरफ से उसे धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। साथ ही जो बाकी अन्य योजनाएं हैं, अगर वो पात्र है उसमें, तो उसको भी उसका लाभ दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से न्यूज़ 18 ने इस मानवीय खबर को स्थान दिया और हमने एक मुहिम के तौर पर इसको लिया कि इस बच्ची को के साथ जिस तरीके के हालात रहे हो पहले, लेकिन भविष्य बेहतर होना चाहिए, अच्छी जिंदगी मिले, इसे सिक्योरिटी मिले, और इसकी हेल्थ को लेकर जिस तरीके से हम चिंता व्यक्त कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहिम का साथ दिया और यह ऐलान किया कि सरकार ही इसका खर्चा उठाएगी और इसके भविष्य को लेकर के सरकार ही आगे फैसला भी करेगी। मनीष, उस नाविक से बातचीत हो पाई है सीएम के इस निर्देश के बाद कि उसको सरकारी आवास मिलेगा, उसको सुविधाएं भी दी जाएंगी, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? जी देखिए, आज सुबह उस नाविक के बहन से बात की गई है। उन लोगों ने उस पूरी घटना के बारे में बताया है, कैसे उन्होंने बच्ची को पाया और कैसे वह बच्ची को अपने घर ले गए। हालांकि वो नाविक और उसका परिवार उस बच्ची को के पालन पोषण को लेकर भी इच्छुक था, लेकिन आपको बता दें कि एक नियम होता है, एक जो कानून बना हुआ है, इस तरह के बच्चों को मिलने के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो एक तरह से सरकार के संरक्षण में वो बच्चे हो जाते हैं। हालांकि उसने डीएम यहाँ भी इस बात का एक प्रार्थना पत्र दे रखा है कि इस बच्ची को मेरे सुपुर्द किया जाए और हम इसको रखें। हालांकि अभी उसको मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणा की गई है, वो मिलने वाले लाभों के बारे में उसको अभी 1 घंटे पहले तक जानकारी नहीं थी। हालांकि जब उसे इस बात का पता चलेगा तो बेहद वो खुश होगा या उसका परिवार खुश होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरी घटना में उस नाविक ने जब बच्ची को लावारिस हालत में एक बॉक्स में पड़े देखा तो उसने एक बड़ा काम जरूर किया, उस बच्ची को अपने घर ले गया और उसने उस बच्चे की परवरिश करने की कोशिश भी की। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। इंस्टाग्राम के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सांप्रदायिक माहौल खराब करने में भूमिका को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। अफवाह फैलाने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल हुआ। ट्विटर का इंटरमीडिएरी स्टेटस खत्म हो गया है। 5 जून को सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी थी। ट्विटर नियमों का पालन करने में नाकाम रहा है, ये कहा है रविशंकर प्रसाद ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंस्टाग्राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। सांप्रदायिक माहौल खराब करने में भूमिका के तहत ये केस दर्ज किया गया। अफवाह फैलाने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया गया और ट्विटर का इंटरमीडिएरी स्टेटस भी खत्म कर दिया गया है। दरअसल 5 जून को सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी थी, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं रुकी नहीं, जिसके बाद ट्विटर ने नियमों का पालन नहीं किया, ये कहा है रविशंकर प्रसाद ने। दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, और क्या जानकारी आपके पास, बताइए विस्तार से। और देखिए, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे कई आरोप लग रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि भारत के अंदर जो तमाम जो कई ऐसे मसले देखने को मिल रहे हैं, जो सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का जो मसला है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके माध्यम से गलत अफवाहों को फैलाया जा रहा है, गलत तथ्यों को रखा जा रहा है। लेकिन उन जो तथ्य रख रहे हैं या जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा नहीं की जा रही है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए, चाहे ट्विटर की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, तो उनको कई बार उसके प्रशासनिक अधिकारियों को कहा गया कि आप इस तरह के मामलों पर ध्यान दें। और इस मामले पर एक कुछ दिन पहले ही आखिरी नोटिस जो है बकायदा वो दिया गया था और कहा गया था कि इस मामले पे आप कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करने। लेकिन जिस तरह से मामला लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे ट्विटर की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, उसके खिलाफ मामले रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और इस मामले में अगर बात करें तो जिस तरह से इंस्टाग्राम की बात करें या ट्विटर की बात करें, तो ट्विटर के मसले पर 18 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कि संसदीय समिति की जो बैठक है बकायदा वो इस मामले पर चर्चा करेगी कि किस तरह से इस मामले का समाधान करना है। हालांकि उस महत्वपूर्ण बैठक के लिए
जो ट्विटर के अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है और उनके साथ भी बैठ करके इस मामले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी कि किस तरह से इस मसले का समाधान निकालना है। जिस तरह से ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की जो एक कानूनी संरक्षण जो जिस तरह से बाकायदा मिला हुआ था उसको अब भारत सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। और इसके बाद अब क्या होगा, वो जो कानूनी संरक्षण क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलाता है या गलत फोटोग्राफ पोस्ट करता है या गलत इंफॉर्मेशन पोस्ट करता है, तो अगर उस पोस्ट के आधार पर सांप्रदायिक माहौल खराब हो या समाज के जो तमाम जो नागरिक हैं उसके अधिकारों का अगर हनन हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। कार्रवाई की भी जा रही है, जिस तरह से कार्रवाई यूपी में भी की गई है। शंकर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यूपी सरकार ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और बदसलूकी के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ट्विटर समेत जुबैर अहमद, राना अयूब, सलमान निजामी, सबा नकवी, मकसूर उस्मानी और समा मोहम्मद पर FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही एक वेबसाइट पर भी FIR दर्ज करवाई गई है। तावीज़ को लेकर के ये घटना की गई और इसीलिए जो है जिन लोगों ने जानबूझ करके सोशल मीडिया पर एक अलग एंगल देने के लिए इसको पब्लिश किया, तो हमने उसके खिलाफ एक FIR कल यहाँ गाजियाबाद में लिखी है, जिसमें 7 लोग के खिलाफ FIR लिखी गई है, प्लस ट्विटर इंडिया के खिलाफ लिखी गई है। हमारी टीम लगातार मॉनिटर कर रही है। कम्युनल हार्मनी और पीस को डिस्टर्ब करने की जो भी कोशिश की जाएगी उसके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इधर सीएम योगी की मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने इस मामले में ट्वीट कर निशाना साधा है। तथाकथित फैक्ट्स चेक करने वाले जूबियर और फ्री थिंकर स्वतंत्र जांचकर्ता कभी नहीं रहे। सरकार के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाना और गैर बीजेपी शासित सरकार का बचाव करना इनका काम है कि जानबूझकर कई बार फेक न्यूज़ फैला चुके हैं। इनके खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और बदसलूकी के मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि जनता की सुरक्षा करना और कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें कहीं पर भी कोई भी ऐसा विषय है जो देश के कानून के दृष्टि से उल्लंघन है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई की गई है, तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो एक कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी है वो होगी। देखिए, इसमें राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के, इन लोगों के अंदर होड़ है कि किस तरह से 2022 का जो चुनाव है यूपी का, उसकी चाबी सांप्रदायिकता के माध्यम से खोल दी जाए। वो सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते हैं, सौहार्द उत्तर प्रदेश का बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की जो सरकार है उसका वो प्रतिबद्ध है कि 4.5 साल में कम्युनल या सांप्रदायिक माहौल होने नहीं दिया और ना होने देंगे। इस देश के अंदर सभी जानते हैं कि जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, कौन है जो जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देता है, किसी से नहीं छुपा है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये तय है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग को पीटने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद बीजेपी विधायक ने विपक्षियों पर हमला बोला है। लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ रासुका लगाने और गिरफ्तारी की मांग की है। नंदकिशोर का यह कहना है कि राहुल गांधी और ओवैसी ने ट्वीट कर भड़काने और देश में दंगा कराने की साजिश की। लोनी में एक बुजुर्ग जो मुस्लिम व्यक्ति के साथ जो घटना हुई उसमें पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया
भगवान राम के भक्तों को प्रसन्न उठाने का काम किया कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। कॉलोनी के अंदर पूरी तरह से अमन चैन है और हम सब लोग यहाँ मिल करके रहते हैं, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस 5 दिनों तक मंथन करेगा। प्रांत प्रचारक बैठक को लेकर अपडेट आया है। 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक की बैठक होगी। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में संघ का मंथन होगा। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद्य भी शामिल होंगे। संघ के सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। देश भर के वरिष्ठ प्रचारक मीटिंग में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 दिनों तक मंथन होगा। आरएसएस के बड़े पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। हमारे सहयोगी यतीन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतीन्द्र, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, 5 दिन तक संघ का बड़ा मंथन चित्रकूट में होगा। चित्रकूट में भी उस जगह पर होगा जहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण इस तरह से इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक है। हालांकि 3 बड़ी बैठकें पूरे देश भर में साल भर में संघ की होती है, जिसमें अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल। तो ये प्रांत प्रचारक बैठक है जिसमें देश भर के प्रांत प्रचारक या उससे ऊपर के पदाधिकारी इसमें भाग लेंगे। जो संघ के द्वारा काम किए जा रहे हैं, खासकर कोरोना काल में जिस तरह से संघ ने सेवा काम किए, उससे जुड़े हुए संगठनों ने काम किए, उनकी समीक्षा की जाएगी। और तीसरी जो लहर है आने वाला, जो उसका अंदेशा जो जताया जा रहा है, उसको लेकर भी संघ रोड मैप तैयार करेगा कि किस तरह से तैयारियां की जाए। इसके अलावा एक बड़ा पर्यावरण को लेकर भी मुद्दा चल रहा है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों को। ठीक है यतीन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी